गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशीष कुमार पांडे, मेघा सिविल सर्विसेज एकेडमी हजारीबाग झारखंड की ओर से फिर से आपके साथ हूं। अपने पिछले वीडियो के बाद एक थोड़ा गैप हो गया था, मैं कुछ दूसरे काम में लगा हुआ था। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि आशीष सर फिर कहाँ चले गए, क्यों नहीं अपना वीडियो शेयर कर रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर आपके साथ हूँ, आपकी शिकायत को दूर कर रहा हूँ। आज जो मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, इसका एक खास पर्पस है, और वो पर्पस ये है कि आज जो जेएसएससी सीजीएल का जो टेस्ट हो रहा है हमारे संस्थान में, उसके कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसका जो डाउट है उसको मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं कि जो टेस्ट होता है उसमें स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आंसर बी होना चाहिए, लेकिन जब बताया जाता है तो आंसर वो सी निकलता है या डी निकलता है। कई बार वो शिकायत करते हैं, उनको ये लगता है कि नहीं, क्वेश्चन ही गलत है, आंसर गलत बतला दिया गया है। कभी कभी उनको लगता है कि मिसप्रिंट हो गया है, और हम लोग फिर अपनी ओर से बतलाते हैं कि नहीं, वो गलत है, जो है आपका जो सोचना है वो गलत है, आंसर ही सही है। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं उसी क्वेश्चंस के कुछ पार्ट को आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। आज का मैं जो एक्सप्लेनेशन करूंगा वो पिछले संडे का, मतलब 9 तारीख को जो हुआ, 9 जुलाई को जो टेस्ट हुआ, उसके कुछ क्वेश्चंस को, साइंस के कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा कि उसका आंसर क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको बहुत फायदा होगा, आप समझ पाएंगे, और इससे आपका जो अगला परफॉर्मेंस होगा अगले टेस्ट में वो जरूर सुधरेगा। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख रहे होंगे। इसमें मैंने पूछा है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी होता है, कैपिटल जी, यहां ध्यान देंगे कैपिटल जी पर, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, उसका मान कितना होता है, उसका मान कितना होता है। अब उसका वैल्यू जो होता है, वो जो भी तैयारी करता होगा आपको पता होगा, उसका वैल्यू होता है कितना, 6.67 गुने 10 का पावर -11, 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। तो जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको देखना पड़ेगा सारे ऑप्शंस में। कई बार क्या होता है कि हड़बड़ाहट में आप गलती कर देते हैं। अब अगर आप इस चीज को आप यहां पे मिलाएंगे तो आप यहां पे देखिए 6.67 इंटू 10⁻11 है, लेकिन यहां पे क्या है, देखिए न्यूटन मीटर के साथ भी -2 कर दिया गया, जबकि न्यूटन मीटर के साथ -2 नहीं होगा, मीटर स्क्वायर होता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो गया। दूसरा वाला देखिए, यहां पर 10⁻11 कर दिया गया, यहां देखिए 10⁻11 है, जबकि क्या होना चाहिए, 10⁻−11 होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया आपका। तीसरा देखिए, यहां पर आपका क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां पर क्या किया, वो केजी का स्क्वायर कर दिया। तो केजी का स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब यहां -2 होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अब ऐसा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखने में कई बार हल्का लगता है, और उसी के चलते स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, वो ध्यान से नहीं देख पाते। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आपको ध्यान से देखना है कि जो उसका आंसर होता है वो उसमें है या नहीं। अगर आप ध्यान से नहीं देख पाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सरे की खोज जिसने की थी, किसने की थी, रोंटगेन ने, वो किस देश के थे। दोस्तों, आजकल जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है उसमें पहले ये पूछा करता था खोजकर्ता कौन है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि जो पूछने का ट्रेंड है वो चेंज कर रहा है। आजकल कई ऐसे एग्जाम हुए एसएससी का या बाकी एजेंसीज का, जिसमें वो वैज्ञानिक का देश का नाम पूछ दिया है, कभी कभी उसका जन्म का वर्ष पूछ दिया है। तो इसीलिए हम लोग संस्थान में जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो उस ट्रेंड को भी ध्यान में रखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। इसीलिए मैंने ये नहीं पूछा कि एक्सरे का खोजकर्ता कौन है, वो सबको ये पता है कि एक्सरे का खोजकर्ता रोंटगेन है, सभी लोग रटते हैं, लेकिन मैंने पूछा कि रोंटगेन किस देश के थे। तो आपको ध्यान रखना कि वो किस देश के थे, जर्मनी के थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया आपको अच्छा समझ में आया होगा, या आप ये भी समझ पाए होंगे कि कहां आपसे गलती हुई थी, अगर आपने गलती किया होगा, और अगर गलती नहीं किया तो अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में इंद्रधनुष के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, रेनबो के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जो रेनबो बनता है आकाश में, उसमें कौन कौन सी प्रकाशीय घटना, कौन कौन सा ऑप्टिकल इंसिडेंट उसमें निहित रहता है, छुपा रहता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ज्यादातर लोग जो ऐसे होते हैं वो रेनबो के बनने पर वो
सिर्फ इसका ध्यान रखते हैं कि इसमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, और जो वर्षा की बूंद होती है वो प्रिज्म का काम करती है, और प्रकाश जो होता है जब उससे गुजरता है तो वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। लेकिन आपको ये समझना है कि इंद्रधनुष बनने में केवल डिस्पर्सन नहीं होता है, और भी चीजें उसमें जुड़ी रहती हैं। उसमें अपवर्तन भी होता है, मतलब रिफ्रैक्शन होता है। कैसे होता है मैं भी बतलाऊंगा। उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और सबसे लास्ट में होता है वर्ण विक्षेपण। देखिए, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे, देखिए ये आपका रेन ड्रॉप है, दिस इज रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप, ये वर्षा की बूंद है। तो जो वर्षा की बूंद होती है वो प्रिज्म का काम करती है रेनबो बनने में। अब ये वर्षा का बूंद होने का मतलब क्या हो गया कि ये पानी है, और लाइट जो आ रहा है वो इधर से आ रहा है। तो इधर से आ रहा है तो बाहर में क्या है, बाहर में आपका हवा है। तो जब लाइट हवा से पानी के अंदर प्रवेश करता है, इंटर करता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसका मीडियम चेंज हो गया, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो आपने पढ़ा होगा कि जब मीडियम चेंज होता है, व्हेन लाइट रे इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना, तो इसको ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। वो डेविएट कर जाता है क्योंकि मीडियम चेंज हो जाता है। हर मीडियम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो यहाँ पर देखिए माध्यम चेंज हो रहा है। तो जब माध्यम चेंज हुआ, इसका मतलब इस पॉइंट पर क्या हो जा रहा है, रिफ्रैक्शन हो जा रहा है। यहाँ आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जा रहा है। तो पहली घटना तो यही होगी, रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब लाइट यहाँ से बाहर जाना चाहता है तो पानी से हवा में निकलना चाह रहा है। तो जब वो पानी से हवा में निकलना चाह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो डेंस मीडियम से रेयर में जा रहा है। और आपको पता होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पहला शर्त यही होता है कि लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंस टू रेयर। और अगर उसका जो एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, तब वो उसी मीडियम में लौट जाता है जिस मीडियम से आ रहा है। तो यहाँ पर वही घटना हो जाती है, ये पानी से आ रहा है और फिर वापस पानी में ही लौट जाता है, मतलब ये निकल नहीं पाता है। तो इस जगह पर क्या हो गया, इस जगह पर TIR हो गया, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है। और जब यहां से फिर वो बाहर निकला, मान लीजिए यहां से फिर बाहर निकल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फिर वो पानी से कहां निकल गया, हवा में निकल गया। मतलब यहां पर फिर उसका क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें रिफ्रैक्शन भी हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हुआ, और जब बाहर वो निकला तो बाहर निकलते समय उसका डिस्पर्शन हो जाता है। और डिस्पर्शन होता है तो वो 7 रंगों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंद्रधनुष बनता है तो उसमें तीनों घटनाएं रहती हैं। उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, और लास्ट में उसमें क्या होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है। और आपको यह भी जानना होगा कि इंद्रधनुष जो बनता है वो 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी रेनबो और एक सेकेंडरी रेनबो। उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कभी समझाऊंगा आप लोगों को। लेकिन अभी आप ये समझिए कि जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इंद्रधनुष जो बनता है उसमें कौन कौन सी प्रकाशीय घटना होती है, तो उसमें ये तीनों होगा। उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी होगा, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा, और उसमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी होगा। इसलिए इसका आंसर होगा तीनों, D 1 2 3। तो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा गया है। इसमें ऊंचाई के साथ जो कोरिलेशन होता है बाकी चीजों का, फैक्टर्स का, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ये बोला गया है कि ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है। इसमें बोला गया कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो ये सही है कि गलत, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि हवा की मात्रा कम हो जाती है, और जैसे जैसे प्रेशर कम होता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटते चला जाता है। तो इसका मतलब यहां पर लिखा गया है बढ़ जाता, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये पहला वाला गलत हो गया। और दूसरा क्या बोल रहा है कि ऊंचाई बढ़ने पर खाना बनने में देर होता है, ये सही है। जब ऊंचाई बढ़ता है तो वहां पर खाना बनने में देर होता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब ये होता है कि पानी जल्दी उबल जाता है। तो जल्दी उबल तो जाता है, लेकिन उस उबलते हुए पानी में ऊष्मा की मात्रा कम होती है, अमाउंट ऑफ हीट उसमें कम होता है, और इसीलिए खाना को पकने में समय ज़्यादा लगने लगता है। इसका मतलब इसमें सिर्फ ये सही है आपका, ये वाला गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, ओनली 2। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 3 और 4 आप समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप ऐसा क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है कि 5 ग्राम बर्फ है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस पर जरूर ध्यान देंगे कि वो ग्राम में दिया हुआ या केजी में दिया हुआ। तो ये 5 ग्राम है।
दूसरा आपको ये देखना है कि वो क्या है, तो ये क्या है, बर्फ है, ठीक है, और उसको ऊष्मा दी गई, मतलब हीट दी गई, कितनी हीट दी गई, 300 कैलोरी। तो बोल रहा है कि उसका अंतिम तापमान क्या हो जाएगा, क्या इसमें से सही होगा। तो आपको ऐसा क्वेश्चन देखो जब भी पूछा जाएगा तो आपको यह देखना है कि 5 ग्राम जो बर्फ मिलेगा उससे बर्फ क्या होगा, तो बर्फ पिघलेगा, ठीक है। तो बर्फ जो पिघलेगा, तो आप जानते हैं कि जब चेंज ऑफ स्टेट होता है, जब बर्फ पिघलता है, तो उसका फॉर्मूला होता है H बराबर m/L। तो यहां पर m कितना दिया हुआ है, 5, और L क्या होता है, L होता है लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्माधारिता। और बर्फ के लिए आपको पता होगा कि लैटेंट हीट कितना होता है, दैट इज 80 होता है, ठीक है। तो जब ये हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 400 कैलोरी। इसका मतलब ये हो गया कि 5 ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलाने के लिए आपको जो ऊष्मा चाहिए वो कितना चाहिए, वो 400 कैलोरी चाहिए। लेकिन आपको दिया कितना जा रहा है, केवल 300 कैलोरी दिया जा रहा है। और इसका मतलब क्या होगा, तब आंसर क्या हो जाएगा कि पूरा बर्फ नहीं पिघलेगा, पूरा बर्फ नहीं पिघलेगा। और जब बर्फ पिघलेगा ही नहीं तो तापमान उतना ही बना रह जाएगा जितना है, अर्थात वो 0 डिग्री पे अगर पिघल रहा है तो तापमान उसका 0 डिग्री ही बना रह जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, कि अगर 5 ग्राम बर्फ है उसको 300 कैलोरी में ऊष्मा दिए तो तापमान क्या हो जाएगा। तो आप पहले ये देख लिए कि उसको पिघलाने में कितना चाहिए, तो पिघलाने के लिए चाहिए कितना, 400, लेकिन मिल रहा है कितना उसको, 300। इसका मतलब ये होगा कि पूरा बर्फ पिघल ही नहीं पाएगा, और जब पूरा बर्फ पिघल नहीं पाएगा तो तापमान 0 डिग्री ही बना रहेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो बायोलॉजी का है। ऐसा जो क्वेश्चन आता है बायोलॉजी का, वो इस तरह का क्वेश्चन जो है ये आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। आप क्लास 9-10 का जो साइंस का बुक होता है उसको जरूर पढ़ा कीजिए। जब आप उसको पढ़ेंगे तो इस तरह का चीज आपको वहां मिल जाएगा। इसका आंसर सी होगा। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आप जरूर एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ा कीजिए। जब आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से आपको इस तरह के क्वेश्चन बनने लगेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 Na2CO3 इसमें पानी के, वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं। तो आप लोग को ये देखिए कॉमन क्वेश्चन होता है, इस तरह का क्वेश्चन जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो हमेशा पूछता है एग्जाम में। तो आपको पता होगा कि सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O होता है। इसका मतलब इसमें जल के कितने अणु होते हैं, 10। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का है कि उन जीवों की पहचान करें जो मुक्त प्लावी और तलवासी दोनों रूप में होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है, जैसा कि अभी मैंने बोला, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये सब को सॉल्व करने के लिए आपको साइंस बुक एनसीईआरटी का क्लास 9-10 का जरूर पढ़ना चाहिए। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका आंसर बी होगा, बी होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो यहां पे देखिए ये जो क्वेश्चन दे दिया है ये अम्ल से दे दिया है, एसिड से। एसिड और उसका जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरल, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ऐसा देखेंगे आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो कॉमनली ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा, क्योंकि टमाटर में यहाँ पे क्या दे दिया है, टार्टरिक एसिड। और आप सभी को पता होगा कि टमाटर में टार्टरिक एसिड नहीं होता है, इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, बी नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है, या आप ये भी समझ पाएंगे कि बनाते समय आपसे क्या गलती हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, और जैसा मैंने बोला बायोलॉजी का क्वेश्चन इस तरह, ये इस क्वेश्चन का भी बेस आपका क्लास 9-10 का साइंस है। साइंस को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का बुक, सारा क्वेश्चन आपको वहीं पर मिल जाएगा। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा, ए होगा, प्लेटी हेल्वेनिथ होगा इसका आंसर। अब हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं। इसमें यह बोलता है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल 70 दिन है, 70 दिन, 70 डे, मतलब हर 70 दिन में उसका 50% डिके हो जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो बोल रहा है कितने दिनों में 1 ग्राम जो है वो घटकर कितना बच जा रहा है, 0.25 ग्राम रह जाएगा। तो 0.25 ग्राम रहने का मतलब क्या हो गया, 1/4 बच गया। अगर 1 ग्राम था उसमें 0.25 बच गया, मतलब कितना बचा, 1/4। तो इसको सिंपल देखना है कि शुरू में 1 था तो 1 से कितना हो गया, वो 1/2 हो गया। तो 1 से 1/2 हो गया, उसको कितना समय लगा, 70 दिन लगा। और फिर 1/2 से फिर 1/4 हो जाएगा,
इसमें फिर उसको कितना टाइम लगेगा, फिर 70 दिन लगेगा। तो 1 से 1/2 होने में, मतलब आधा होने में उसको 70 दिन लगा, और फिर आधा का आधा होने में फिर उसको कितना लगेगा, 70 दिन। तो 70 और 70 मिलके कितना हो गया, 140 दिन। 140 दिन में वो कितना बच गया, 1/4, और 1/4 बच गया मतलब कितना बच गया, 0.25 ग्राम बच गया। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 140 डेज। सिंपल क्वेश्चन है ये। सिर्फ आपको दिमाग अपना ठंडा रखना है और ठंडा दिमाग से इसको सॉल्व करना, तो आपको समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ये पूछा है कि बीमारी में कौन एक बैक्टीरिया से नहीं होता है। तो आपको ये अच्छा से याद होना चाहिए कि कौन सा बीमारी बैक्टीरिया से होता है, कौन सा बीमारी वायरस से होता है, कौन सा बीमारी बाकी चीज़ों से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो जब आप इसको देखेंगे तो सारा बीमारी में आपको मलेरिया ऐसा दिखेगा जो बैक्टीरिया से नहीं होता है। मलेरिया आपको पता है प्रोटोजोआ से होता है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो एक ट्रिकिस क्वेश्चन है। एक ट्रिक मैंने कर दिया, इसमें मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया है। फादर अरस्तु को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, ये गलत है क्योंकि अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। और यहां पे दिया हुआ थियोफ्रस्टस को फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, ये भी गलत है क्योंकि थियोफ्रस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। तो मैंने सिर्फ क्या किया, उल्टा कर दिया। इसका पर्पस क्या होता है ऐसा क्वेश्चन देने का, कि आपके मेमोरी को याद रखना कि आपको याद है या नहीं। और कई बार क्या होता है, पढ़ते समय हम लोगों को लगता है कि हम लोग जानते हैं, लेकिन जब वो एग्जाम में आ जाता है तो आप गड़बड़ा जाते हैं, आप खुद कंफ्यूज कर जाते हैं कि वो बॉटनी था या जूलॉजी था। इसलिए ऐसा क्वेश्चन देने का पर्पस वही होता है कि आप अच्छा से याद कर ले, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे, और जो क्वेश्चन देखने में लगता है कि हाँ छोटा है, हम जानते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस कई बार रहता है, वो क्वेश्चन वहां जाके गलत हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। अब यहां देखिए, ये मैंने एक बीमारी के बारे में पूछा है। ये बीमारी क्या है, मिनीमाटा। तो मिनीमाटा जो बीमारी होता है, इसमें देखो ऑप्शन पे ध्यान दो। मैंने ऑप्शन क्या दिया कि मरकरी की अधिकता से या मरकरी की कमी से, और एक और ऑप्शन है फ्लोराइड की अधिकता से या फ्लोराइड की कमी से। तो देखोगे ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है, जो बीमारी होती है, उसमें या तो वो कमी से हो रहा है या अधिकता से भी हो जाता है। लेकिन हम लोग का एक माइंडसेट होता है कि जो चीज हो रहा है वो कमी से हो रहा है। कोई चीज हुआ तो वो लोहा का कमी हो गया तो एनीमिया हो गया, कोई और चीज का कमी हो गया तो एक नया बीमारी हो गया। तो उस माइंडसेट के कारण मैंने इस तरह का ऑप्शन दिया था कि आपको पता होना चाहिए कि मिनीमाटा जो बीमारी होता है वो मरकरी से तो होता है, लेकिन मरकरी की अधिकता से होता है या मरकरी की कमी से होता है, वो आपको अच्छा से याद होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप लोग जानते होंगे ये बीमारी जापान में पहली बार उत्पन्न हुई थी, और ये मरकरी की अधिकता से हुआ था। मरकरी की अधिकता के कारण ही बीमारी आ जाता है, डिसऑर्डर आ जाता है शरीर में। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। तो आपको ध्यान देना है कि वो कमी अधिकता, पढ़ते समय जरूर इसको आप ध्यान दें। और इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। इसमें जब आप इस ऑप्शंस को देखेंगे तो इसमें 3 नाम ऐसे जो भारत के हैं। एक नाम जो है हिप्पोक्रेटस, वो यूनानी है, ग्रीक है, ठीक है। तो आपको पता होगा, अगर आप लोग पढ़ते होंगे, तो जो सुश्रुत था प्राचीन काल का, इनको भारत में फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। मेडिकल साइंस में इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। इन्होंने जो बुक लिखा था सुश्रुत संहिता, उसमें कई ऐसी बातें थी जिसमें इन सारे चीज़ों पर बतलाया गया था कि कैसे सर्जरी किया जाता है, किन बीमारियों में सर्जरी करना होता है, कैसे करना होता है, एक अच्छा खासा उसमें ज्ञान दिया हुआ है। तो इसलिए इनको फादर ऑफ सर्जरी या भारत का पहला प्लास्टिक सर्जन, इस तरह की उपाधियों से इनको विभूषित किया जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर। तो आई होप आप इन सारे बातों को समझ पा रहे होंगे, और साथ में आप जरूर ये भी समझ पा रहे होंगे कि आपका आंसर अगर गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, सही हो रहा है तो क्यों सही हो रहा है। उस चीज को बारीकी से आप देखिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं फिर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक सोडा लाइम है। तो सोडा लाइम कौन होता है, NaOH प्लस CaO। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए कि सोडा लाइम क्या होता है, कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं वही कार्बोनेटेड वाटर है, उसमें क्योंकि CO2 मिला दिया जाता है। तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछता है जहां पे जो नाम है उस नाम से आप कंफ्यूज करते हैं। तो सोडा लाइम किसको बोलते हैं, NaOH प्लस CaO। तो इसका आंसर बी होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या पूछा गया कि जो लाइम स्टोन होता है या जो चौक होता है, खड़िया जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, जिससे हम लोग लिखते हैं, और मार्बल, ये जो है ये नेचर में
केमिकली किस रूप से पाए जाते हैं? तो किस रूप से ये पाए जाते हैं आप सभी लोगों को पता होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये सभी केमिकल रूप से, रासायनिक रूप से क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का ही रूप है, जो अलग अलग रूपों में प्रकृति में पाए जाते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन में कई बार गलती होता है। यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर किसी वस्तु को 11.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष की ओर फेंका जाता है तो क्या होगा? तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये एस्केप वेलोसिटी पर बेस्ड है, पलायन वेग। और आपको पता होगा कि पृथ्वी से किसी वस्तु को एस्केप कराने के लिए, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर करने के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होता है दैट इज 11.8 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां ध्यान देना किलोमीटर पर सेकेंड, और यहां बुक में, यहां देखिए क्वेश्चन में क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप हड़बड़ा के बनाएंगे तो आपको लगेगा ये तो सही है, और तब आप इसका आंसर ये टिक कर देंगे कि वह वस्तु कहां चली जाएगी? अंतरिक्ष में चली जाएगी। आपको लगेगा ये तो एस्केप वेलोसिटी है, तो वो एस्केप कर जाएगा। जबकि आपको ध्यान देना होगा कि यहां पर किलोमीटर नहीं है बल्कि क्या है? मीटर है। और जब वहां पर मीटर है इसका मतलब क्या हो गया? ये एस्केप वेलोसिटी नहीं है। और जब एस्केप वेलोसिटी नहीं है तब क्या होगा? ये ऊपर जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशन के कारण फिर वापस आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसीलिए इसका आंसर ये होगा कि वो वापस पृथ्वी पर आकर गिरेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाते समय आपको उसका डिजिट, उसका यूनिट, सब पर ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पर देखना है कि ये मीटर के चलते ये क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है, इसका आंसर अलग हो जा रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, बी नंबर होगा इसका आंसर। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से, कि कौन सा फोर्स ऐसा है जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण नहीं है। तो इसका मतलब एक ऐसा फोर्स होगा जो तभी काम करेगा जब आप कांटेक्ट में रहेंगे। तो एक ऐसा फोर्स होता है, ये आपको देखिए ऑप्शन देके आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा फोर्स होगा, घर्षण का बल होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। आपको पता है कि ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे दूसरा बॉडी अगर चलेगा तभी इधर फ्रिक्शन काम करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कभी भी फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा अगर दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं है। कांटेक्ट में होना ही चाहिए, लेकिन जो ग्रेविटेशनल पुल है वो नॉन कांटेक्ट है ना। पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये सब क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। बिना कांटेक्ट के भी वो अपनी ओर खींच रहा है आपको, या बल लगा रहा है आपके ऊपर। तो इसलिए ये सब नॉन कांटेक्ट का एग्जांपल है। लेकिन जो घर्षण बल है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है, ये कैसे फोर्स का एग्जांपल है? कांटेक्ट। आपको हर हाल में कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। दो सरफेस कांटेक्ट में रहेंगे तभी फ्रिक्शन काम करेगा। आपको ये भी पता होगा कि अगर सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, सरफेस अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ते हैं। यहां पे देखिए, ये भी एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, और मैंने महसूस किया अभी जो टेस्ट हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर दिए, और गलत करने के बाद उनको लगता है कि नहीं, आंसर ही गलत है। इसमें यह पूछा गया है कि किसी पारदर्शी वस्तु, इस पे ध्यान देना, पारदर्शी वस्तु मतलब ट्रांसपेरेंट वस्तु का रंग कौन सा रंग होगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि जिस रंग को वो क्या करता है? अपवर्तित करता है। मान लीजिए ये ग्लास है, दिस इज ग्लास, ये ग्लास है। तो ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट है या नॉन ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट है। तो जब ट्रांसपेरेंट है इसका मतलब क्या हो गया कि जब लाइट यहां से आएगा तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा या रिफ्रैक्ट करेगा? वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो जाने देगा। और जब जाने देगा इसका मतलब क्या होगा? लाइट इसमें प्रवेश कर जाएगा। तो जब लाइट इसमें प्रवेश किया मतलब वो हवा से मान लीजिए ग्लास में आ गया, तो यहां तो अपवर्तन हो रहा है। तो यहां पर मान लेते हैं ये व्हाइट रे है, मतलब सफेद किरण। सफेद किरण में कितने रंग होते हैं? 7। अब मान लेते हैं कि ये जो ग्लास है ये रेड है, ये रेड ग्लास है। तो जब लाल रंग का ग्लास से ये लाइट गुजरेगा, लाइट गुजर रहा है, तो ये क्या करेगा? ये जो रेस्ट 6 कलर्स हैं उन 6 कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो जाने देगा सिर्फ किसको? सिर्फ किसको जाने देगा? रेड को, क्योंकि रेड इसके पास खुद है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग अगर यहां पर खड़े रहेंगे तो हमारे आंख में कौन सा रंग आएगा? लाल रंग आएगा। और ये जो लाल रंग आ रहा है ये कैसे आ रहा है? ये परावर्तित होकर नहीं आ रहा है, बल्कि ये क्या हो रहा है? अपवर्तित हो रहा है। मतलब लाइट गुजर रहा है कांच से, और गुजरते समय क्या हो रहा है? कांच उन रंगों को एब्जॉर्ब कर लेगा जो उसके पास नहीं है, और सिर्फ उसको छोड़ देगा जाने के लिए जो उसके पास ऑलरेडी है। तो ये लाल रंग का है तो वो लाल रंग को छोड़ दिया,
इसका मतलब क्या हो गया कि यही लाल रंग हमारे आंख में पहुंचेगा और इसीलिए ये ग्लास हमको कैसा दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ट्रांसपेरेंट बॉडी का, जैसे ग्लास, वो उसका रंग कौन सा रंग होता है, जिस रंग को वो क्या कर देता है, अपवर्तित कर देता है, ना कि परावर्तित। इसका आंसर परावर्तित कब होता, जब ये जो बॉडी होता ये नॉन ट्रांसपेरेंट होता। जब ये नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडी होगा तब कोई लाइट आएगा और टकराकर इससे निकल जाएगा, तब वहां पर आंसर ये होता कि जिस रंग के प्रकाश को वो परावर्तित करता, रिफ्लेक्ट करता है। ज्यादातर स्टूडेंट को मैंने देखा कि वो इस बारीक चीज पर ध्यान नहीं दिए, इस पर वो ध्यान नहीं दिए। जब आप ध्यान देंगे, अगर यहां पर यह पूछा जाता कि कौन अपारदर्शी वस्तु है, तब इसका आंसर हो जाता ये वाला परावर्तन, कि जिसको रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन यहां पर पारदर्शी है और इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा, रिफ्रैक्ट। जिस रंग को वो रिफ्लेक्ट करेगा उसी रंग का वो होगा, और इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर, वो पॉलिटी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति जो पंचायती राज से संबंधित थी उसकी नियुक्ति कब की गई थी। इसमें ये क्वेश्चन हमारा देने का पर्पस क्या है कि सभी लोगों को वर्ष तो याद रहता है कि 77 में, लेकिन कम से कम आपको मंथ, डेट अगर नहीं भी एग्जैक्ट तो कम से कम मंथ तो जरूर पता होना चाहिए आपको कि वो दिसंबर में बना था या सितंबर में बना था कि अक्टूबर में बना था। इस पर्पज से हमने ये क्वेश्चन दिया था, तो इसका आंसर ए नंबर होगा, 12 दिसंबर 1977। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो प्रस्तावना के क्रम से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में आते रहता है, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग को प्रस्तावना याद है, लेकिन जब उन शब्दों को सही क्रम में सजाने के लिए दे दिया जाता है तो कई बार गलती हो जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन को देने का हम लोग का उद्देश्य था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रस्तावना में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उनको सही क्रम में सजाना है। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर बी नंबर होगा। मतलब सबसे पहले क्या होगा, समाजवादी, समाजवादी के बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतांत्रिक और उसके बाद गणराज्य। मतलब इसमें एक उम्मीद की गई है कि हम लोग भारत को क्या करेंगे, एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाएंगे। इसलिए इसका आंसर बी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर से। देखिए 23 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बार बार आजकल पूछता है। आजकल जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड हो गया है वो डायरेक्ट अनुच्छेद से मौलिक अधिकार में नहीं पूछता है, वो उसका एप्लीकेशन पूछता है, उसका एग्जाम्पल पूछता है। इसलिए हम लोग जब इंस्टीट्यूट में अपना क्वेश्चन को एक हम लोग थिंक टैंक बैठकर हम लोग जो तैयार करते हैं कि अब कौन सा क्वेश्चन दे, कौन सा क्वेश्चन नहीं दे, तो हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज़्यादा देना शुरू किए। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो लव मैरिज करने का अधिकार है ये कैसा अधिकार है। तो ये आपको पता होगा ये किसके अंतर्गत आता है, 21 के अंतर्गत, क्योंकि अनुच्छेद 21 आपको क्या करता है, आपको जीवन जीने का अधिकार देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आप अपनी इच्छा पूर्वक अपना जीवन जी सकते हैं, और हर वो चीज जिससे आपको लगता है कि आपको अच्छा जीवन जी मिल रहा है या आपको जीवन जीने में अच्छा लग रहा है, वो आपका मौलिक अधिकार 21 के अंतर्गत है। तो अगर आपको लगता है कि आपका जीवन बेहतर हो सकता है किसी के साथ लव मैरिज करके, तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप राज्य नहीं करेगा। तो इसीलिए लव मैरिज करने का अधिकार अनुच्छेद 21 का पार्ट है, आंसर ए होगा। और ध्यान रखेंगे आप, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा है, ये यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में आज से 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। अब 24 नंबर क्वेश्चन भी देखिए आपका अनुच्छेद से ही संबंधित है, इसलिए क्योंकि पंचायत से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो आपको पता होगा कि पंचायत से जो क्वेश्चन आता है वो 243 से लेकर 243 ओ तक है। तो इसी में ये क्वेश्चन है कि इसके लेखाओं का मतलब ऑडिट्स का, अकाउंट्स का, कि अकाउंट्स का जो ऑडिट होता है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर होता है 243 जे, तो आंसर इसका डी होगा। इसके बाद का भी जो क्वेश्चन है वो है तारांकित प्रश्न, पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। तारांकित प्रश्न मतलब आपको पता होगा स्टार्ट क्वेश्चन, जिसके ऊपर एक तारांकित कर दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उसका उत्तर आपको कैसे देना है, ओरली देना है, मौखिक रूप से देना है। तो पहले क्या होता था कि उसमें स्टार मार्क कर दिया जाता था। आजकल क्या किया गया है, सुविधा के लिए अलग अलग रंग के पेपर का यूज किया जाता है, तारांकित प्रश्नों के लिए, अतारांकित प्रश्नों के लिए या अल्प सूचना वाले प्रश्नों के लिए। तो उसी के आधार पर हमने ये प्रश्न सेट किया है। तारांकित प्रश्न का जो होते हैं वो किस रंग के कागज पर होते हैं, तो किस रंग के कागज पर होते हैं, वो हरा रंग के कागज पर। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो आई होप आपको ये सब में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये 26 नंबर क्वेश्चन भी एक ट्रिकिस क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि हाँ पॉलिटी में रीजनिंग का तड़का लग जाता है कभी कभी।
अगर आप ध्यान नहीं देंगे शब्दों पर तो आपका आंसर जानते हुए भी और कभी कभी कॉन्फिडेंस में भी गलती हो जाता है। आपको लगता है हम तो जान रहे इस चीज को, और वो गलत होता है। इस बार के टेस्ट में सही हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत किए और बाद में शिकायत कर रहे थे कि नहीं क्वेश्चन ही गलत है। यहां ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि किस राष्ट्रपति के समय सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, और ज्यादातर लोग इसको टिक कर दिया फखरुद्दीन अली अहमद, लेकिन यह गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद ने जो आपातकाल लगाया था उसका आधार सशस्त्र विद्रोह नहीं था, बल्कि क्या था? बल्कि था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। आपको पता होगा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, और उस समय आंतरिक अशांति को आधार बनाकर आपातकाल लागू कर दिया गया था 1975 में। ठीक है, उसी के भ्रम में ज्यादातर छात्रों ने इसको आंसर टिक कर दिया फखरुद्दीन अली अहमद, जबकि उस समय जिस समय आपातकाल को लागू किया गया उस समय हमारे संविधान में सशस्त्र विद्रोह का कोई प्रावधान था ही नहीं। जो प्रावधान था वो किसका था? वो था आंतरिक अशांति का। तो अगर ये क्वेश्चन ये पूछा जाता कि आंतरिक अशांति के आधार पर किसने आपातकाल लागू किया, तब इसका आंसर होता फखरुद्दीन अली अहमद। लेकिन आपको पता होगा कि सशस्त्र विद्रोह को बाद में जो संवैधानिक संशोधन हुआ 44वां, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया, इस पद को हटा दिया गया आंतरिक अशांति को, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके भविष्य में, और उसके बदले क्या जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। और आज तक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कभी भी आपातकाल लागू नहीं हुआ है, इसलिए इसका आंसर कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। और मैंने देखा कि ज्यादातर जो स्टूडेंट थे वो इसको टिक कर दिए, फखरुद्दीन अली अहमद को, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन बनाते समय आपको ध्यान रखना है, एक एक शब्द से आपका आंसर जो है वो सही या गलत हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं अगले बार का जो टेस्ट होगा उसमें आप इस तरह की गलतियों को ध्यान देंगे। उसके बाद का जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपल हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा कांग्रेस अध्यक्ष था जो भारत की स्वतंत्रता के बाद, जब 47 के बाद, पाकिस्तान में ही रह गया। तो इसका आंसर होगा नलिनी सेनगुप्ता, जो बांग्लादेश में रह गए थे। अभी का जो बांग्लादेश है, जो उस समय ईस्ट बंगाल था, पूर्वी जो पाकिस्तान था वहां वो रह गए थे। तो इसीलिए इसका आंसर ये होगा नलिनी सेनगुप्ता। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन हमेशा आता है, वो है कि मौर्य काल में जो वेतन दिया जाता था पन वो क्या होता था। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों कि मौर्य काल में जो वेतन दिया जाता था वो नगद होता था, नगद वेतन दिया जाता था, वहां भूमिदान वगैरह नहीं होता था। तो जो नगद वेतन दिया जाता था वो पन में दिया जाता था। तो पन क्या होता था? वो एक सिक्का होता था। किसका सिक्का होता था? चांदी का सिक्का। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ये चांदी का सिक्का होता था। तो इसीलिए 28 का नंबर आपका आंसर हो जाएगा, पन जो दिया जाता था पन में सिक्का, वो चांदी का सिक्का हो गया, ए होगा इसका आंसर। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं 29 और 30। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा कि अबुल फजल की हत्या किसने कर दी थी। ऑप्शन दिया हुआ है, एक अफगान सैनिक, एक राजपूत शासक, एक तुरानी शासक और एक उसके पुत्र ने। तो इसका आंसर देखिए होगा एक राजपूत शासक। क्यों राजपूत शासक होगा? क्योंकि आप सभी को पता होगा, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, कि अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी, जो ओरछा राजा था, जो राजकुमार सलीम था, जो बाद में जहांगीर बना, उसके निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक राजपूत शासक। और एक और क्वेश्चन जो 30 नंबर है, निम्नलिखित में किसे क्रिश्चियन वायसराय कहा जाता था? क्रिश्चियन वायसराय। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को, जो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, उनको क्रिश्चियन वायसराय कहा जाता था। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी जो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक जो आपको सॉल्व किया, समझाया, ये आपको समझ में आया होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आपसे गलती हुई तो कहां पर गलती हुई, और इसका फायदा निश्चित तौर पर जो अगला टेस्ट होगा JSSC का हम लोग लेंगे संस्थान में, उसमें आपको निश्चित तौर पर दिखेगा। अगले वीडियो में बाकी जो क्वेश्चन है उसका भी एक्सप्लेनेशन आप लोग को दे दिया जाएगा, जो मैथ्स का है उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप जुड़े रहेंगे और इसका फायदा आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।